हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 वर्कशीट नंबर 23 जिसका टॉपिक है रूसी क्रांति भाग 1। ये है 27 तारीख की वर्कशीट सामाजिक विज्ञान इतिहास हिस्ट्री की और पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो हम इसमें रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रूसी क्रांति से पूर्व। रूसी क्रांति से रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा पहले रूसी जो साम्राज्य था उसमें रूस के अलावा भी काफ़ी सारे जो थे हिस्से जो थे देश के आते थे, जो कि यहाँ पे नाम दिया गया है लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन आदि कुछ नाम है। ये भी जो है पहले रूस में ही आते थे, ठीक है। सॉरी, रूसी साम्राज्य में ही रूस के अलावा ये भी उसके कुछ भाग थे। रूसी सम्राट जान निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था, यानी कि जो जार था, वहाँ का जो राजा था जान निकोलस द्वितीय, वो बहुत ही निरंकुश था। और जो मध्यम वर्ग के वहाँ के उदारवादी थे उनके पास राजनीतिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं थे। राजनीतिक दल जो थे रूस में अवैध थे, यानी कि कोई भी दल नहीं बन सकता था। 85% आबादी जो थी वो कृषि कार्य में लगी हुई थी। केवल बड़े किसानों के पास अपनी जमीन होती थी। अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व सामंतों और रूढ़िवादी चर्च के पास था, यानी कि जो बड़े किसान थे केवल उन्हीं के पास ज़मीन हुआ करती थी, और जो संपत्ति थी ज़्यादातर वो सामंतों के पास या फिर चर्च के जो पॉप होते हैं उनके पास ही होती थी। किसान और जमींदारों के संबंध अच्छे नहीं थे। किसान अक्सर लगान न देने और ज़मीन पर कब्जा करने के लिए विद्रोह किया करते थे, ठीक है, क्योंकि वो वो नहीं दे पाते थे, जमींदारों को कर नहीं दे पाते थे, लगान नहीं दे पाते थे, तो वो क्या करते थे, फिर विद्रोह किया करते थे। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वर्ष में एक ही फसल जो थी वो उगाई जाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत तेजी से लौह इस्पात उद्योग और कोयला खनन उद्योग स्थापित होने लगे। मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अधिकतर मजदूर गाँवों से जुड़े हुए थे और खेती के दिनों में अपने गाँव को लौट जाते थे, ठीक है। मजदूर वर्ग की स्थिति भी बहुत खराब थी, किसानों की स्थिति भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खराब थी। परंपरा के रूप में किसान अक्सर अपनी ज़मीन अपने कम्यून या मिल को सौंप देते थे और मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। यही सामूहिकता की भावना बाद में जाके जो है समाजवादी क्रांति के लिए एक प्रेरक आधार बन गई, यानी कि जिस तरह से वो समूह बनाकर रहते थे, समूह में खेती करते थे, तो ये जो सामूहिकता की भावना थी उनके अंदर धीरे धीरे समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उदारवादी सामाजिक डेमोक्रेट और जो क्रांतिकारी थी वो खराब आर्थिक परिस्थितियों के साथ निरंकुश शासन को समाप्त कर समाजवादी शासन और संसद द्वारा शासन स्थापित करना चाहते थे। जैसे कि हमने पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि 3 तरह के समाज में बंट गया था, जो वर्ग था 3 वर्ग बन गए थे। तो इसी तरह ये लोग चाहते थे समाजवादी शासन की स्थापना करना और संसद के द्वारा शासन चले, ऐसा चाहते थे, और राजा का शासन खत्म हो जाए। रूस में समाजवाद। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन 1898 में हुआ था। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। 1903 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बोल्शेविक बहुमत और मेनसेविक अल्पमत में विभाजित हो गई, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी पार्टी जो थी वो बनने लगी थी। श्रमिक पार्टी अपनी अलग से बना रहे थे, किसान अपनी पार्टी बना रहे थे, ठीक है। अब आता है खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। खूनी रविवार क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अशांत समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई तो श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल में पहुंच गया, यानी कि जब वो लोग विद्रोह कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, तो श्रमिक जो थे मजदूर, उनका एक बहुत बड़ा जुलूस राजा के महल में पहुँच गया। जुलूस पर पुलिस के द्वारा हमला किया गया, 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए। तो इसे ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्रांति के दबाव में जान ने एक निर्वाचित संसद ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दे दी। मतलब जब उसने दिखा कितना विद्रोह हो रहा है तो उसने बाद में जो है एक संसद की अनुमति दे दी थी। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो रूसी सेना थी वो बुरी तरह से हार गई थी। 1914 से 17 के बीच युद्ध में खेती और उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मजदूरों की कमी हो गई। सेना को खिलाने के लिए अनाज की आपूर्ति भेजी जाती थी, जिससे आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी होने लग गई, क्योंकि युद्ध चल रहा था। जैसे कि आपको भी पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था। तो उस समय पे
जो सेना थी उसको खिलाने के लिए अनाज की पूर्ति की जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि जो आम जनता थी उनके लिए अनाज की कमी हो गई थी। सैनिक भी युद्ध में नहीं लड़ना चाहते थे। अब सैनिक भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगे, क्योंकि वो भी सोच रहे थे कि हमारा इसमें कुछ नहीं होने वाला, युद्ध में सिर्फ जान माल की हानि हो रही है और इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो वो लोग भी लड़ना नहीं चाहते थे और सैनिक अब जो क्रांतिकारियों का साथ देने लग गए थे, इनकी समाजवाद की मांग करने लगे थे। तो ये रूसी क्रांति के बारे में आज का ये टॉपिक था। अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ही है ऊपर, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा ये सारे क्षेत्र आपको लिखने हैं, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक और राजनीतिक दशा कैसी थी? जैसे कि हमने पढ़ा कि सामाजिक और राजनीतिक दशा वहाँ की कैसी हो गई थी, जो किसानों की बुरी दशा थी, मजदूरों की भी बुरी दशा थी। तो ये जो है क्वेश्चन, या आप ये लिख सकते हैं इसमें कि 1905 अर्थात रूसी क्रांति से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो दशा थी वो अत्यंत शोचनीय थी। राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। तो राजनीतिक दशा कैसी थी? रूस में जान निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था। ठीक है। मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक कोई अधिकार नहीं थे। राजनीतिक दल रूस में अवैध थे, यानी कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बन सकती थी। सामाजिक दशा की बात करते हैं। किसानों और मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। बड़े किसानों के पास जमीन थी। अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व सामंतों और रूढ़िवादी चर्च के पास था। या तो बड़े किसानों के पास जमीन होती थी या फिर जमींदारों के पास और चर्च के पास। मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्हें कम वेतन में ही लंबे समय तक काम करना पड़ता था। देश में भोजन की कमी हो गई, जिससे भुखमरी का सामना करना पड़ा। तो ये जो थी दशा हो गई थी वहाँ पर रूसी क्रांति से पूर्व, वहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक दशा इस तरह से बिगड़ गई थी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या दो अंतर और दो समानताएं देख पाते हैं? दो अंतर भी बताने और दो समानताएं भी बतानी है। तो सबसे पहले हम समानताओं की बात करते हैं। दोनों क्रांति में ही मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो बीच का वर्ग था उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये समानता है दोनों में। और दोनों ही देशों में क्रांति का कारण था भुखमरी, बेरोजगारी और भोजन की कमी। ये वहाँ एक क्रांति का मुख्य कारण था कि भुखमरी और बेरोजगारी और भोजन की कमी थी। दूसरा अंतर क्या है? क्रांति के बाद फ्रांस जो था वो तो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया और रूस क्या बन गया? कम्युनिस्ट। दोनों क्रांतियों के बीच एक अंतर यह भी है कि रूसियों ने तो 1905 में एक असफल पूर्व क्रांति भी की थी, जबकि फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यानी कि क्रांति के बाद फ्रांस में परिवर्तन आए, वो एक लोकतांत्रिक देश बना, लेकिन रूस के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, युद्ध के किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? अगर युद्ध होता है तो उससे देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो युद्ध से जान माल की हानि होती है। ठीक है। युद्ध से जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होता है और साथ ही युद्ध समुदाय और परिवारों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और अक्सर राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के विकास को भी बाधित करता है। युद्ध के प्रभावों में बच्चों और वयस्कों के लिए दीर्घकालिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, साथ ही सामग्री और मानव पूंजी में कमी भी शामिल है। यानी कि इस क्वेश्चन को आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखने से ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी लगेगा और अच्छा लगेगा, तो इसके पॉइंट्स भी बना सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि युद्ध से क्या होता है? जीवन की और संपत्ति की भारी नुकसान पहुंचता है, परिवारों को और समुदायों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है एक युद्ध। इससे जो है उभरने में काफ़ी साल लग सकते हैं एक देश को। ठीक है। उसके अलावा बच्चों के लिए और वयस्कों के लिए एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचता है, यानी कि लोगों को फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से ये बेकार कर देता है इंसान को। ठीक है। तो इस तरह से युद्ध जो है बहुत ही बुरे प्रभाव डालता है। तो इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट।